हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बेटा। देखो, जेनेटिक्स हमने स्टार्ट किया था और मेंडल के आनुवांशिकता के नियम हमने पढ़ना स्टार्ट किए थे। सबसे पहले मैंने आपको जेनेटिक्स का परिचय दिया और उसके बाद मेंडल के संकरण करने की तकनीक को समझाया। और आज हम मेंडल के प्रयोगों को समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहला जो आज हम प्रयोग समझने जा रहे हैं बेटा, उसका नाम है एकल संकर संकरण, या उसे कहा जाता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या कहा जाता है बेटा इसको? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है इसको समझिए। सुनो मेरी बात बहुत गौर से कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। जब आप एक ही लक्षण की वंशागति जब आप एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन करने के लिए वंशागति का अध्ययन करने के लिए क्रॉस कराते हैं, अध्ययन करने के लिए संकरण कराएंगे, तो उसे क्या कहते हैं बेटा? एकल संकर संकरण कहते हैं। ध्यान रखना। अर्थात भले ही पादप में कितने ही लक्षणों की वंशागति हो, पर हमारा फोकस जो है वो एक ही लक्षण पे रहेगा, तो उसे कहा जाएगा एकल संकर संकरण। समझ में आ गई बेटा बात? तो जब एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन करने के लिए संकरण कराया जाता है तो उसे कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एकल संकर संकरण। मेंडल साहब ने एकल संकर संकरण कराने के लिए जो लक्षण का चयन किया वो था पादप की लंबाई। क्या लिया बेटा अपन ने? पादप की लंबाई। आई बेटा बात समझ में? अब पादप की लंबाई का जो लक्षण है उसके दो रूप हैं। कितने रूप हैं बेटा? दो रूप है। या तो पादप लंबा है, सही बात है, या फिर पादप होता है बोना। कैसा होता है बेटा? बोना। तीसरा तो कोई और रूप होता ही नहीं है, क्योंकि याद करो पादप की लंबाई मटर के अंदर विपर्यासी लक्षण है, आपको याद होगा। अब लंबा और बोना की वैसे आपको हाइट पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हमारी समझ के हिसाब से इसकी हाइट लिख देते हैं 44 सेंटीमीटर और इसकी हाइट लिख देते हैं 22 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बेटा बात? कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। अब मेंडल की तकनीक के अकॉर्डिंग हम एकल संकर संकरण क्रॉस कराते हैं। आइए करते हैं शुरुआत। देखो मेंडल साहब ने क्या किया। सबसे पहले मेंडल साहब लेते हैं एक तरफ शुद्ध लंबा पादप। क्या लिया बेटा? शुद्ध लंबा पादप, ठीक है। एक लिया शुद्ध बोना पादप। क्या लिया बेटा? शुद्ध बोना पादप। आपको याद होगा जब मैंने आपको मेंडल के क्रॉस करने की तकनीक समझाई थी तो मैंने कहा था मेंडल साहब अपने प्रयोग की शुरुआत सदैव शुद्ध पादप से करते हैं। और शुद्ध पादप किसको बोलते हैं बेटा? ऐसा पादप जो निरंतर स्वपरागण से बनाया जाता है उसे शुद्ध पादप कहा जाता है, याद कीजिए। तो एक तरफ तो हमने ले लिया शुद्ध लंबा पादप और एक तरफ हमने ले लिया शुद्ध बोना पादप। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको याद होगा, याद करो, मेंडल की तकनीक के अनुसार पादप द्विलिंगी होते हैं। एक का चयन हम नर की तरह करेंगे, एक का चयन मादा की तरह करेंगे। मान लो इसका चयन हमने किया है मादा की तरह, ये मादा का निशान है। इसका चयन हमने किया है नर की तरह, ये नर का निशान है। जिसको आप मादा की तरह चयन करते हैं, याद करो, उसका विपुंसन करते हैं और उसका थैलीकरण करते हैं। याद है कि नहीं? है सब बता दिया था ना, ठीक है। अब हमें क्या कराना है? इनमें कराना है पर परागण, क्योंकि याद करो मेंडल साहब ने हमेशा प्रथम पीढ़ी जो बनवाई थी वो पर परागण से बनवाई थी। तो अब हम क्या करेंगे? नर पादप से परागकण देंगे और मादा पादप के वर्तिकाग्र पर डाल देंगे। याद है कि नहीं है? तो ये हो जाएगा पर परागण। क्या हो गया बेटा? पर परागण। समझ में आई बेटा बात? पर परागण करने से जो बीज आपको मिले उन्होंने आपको उगाया, उसको जब हम उगाते हैं बेटा तो उनकी लंबाई को नापते हैं। और लंबाई को नापने के बाद याद करो मैंने कल आपको बताया था ये सभी पादप जो प्राप्त हुए थे ये सभी के सभी क्या थे? लंबे पादप थे। सभी लंबे पादप थे, याद करो। समझ में आया कि नहीं आया? बता दिया था कल। और इस पीढ़ी को हमने नाम दिया था प्रथम पीढ़ी उर्फ F1 पीढ़ी, याद करो। सही बात है कि नहीं है बेटा? यहाँ तक समझा दिया था पूरा का पूरा। तो एकल संकर संकरण में जब मेंडल ने एक शुद्ध लंबे पादप का शुद्ध बोने पादप के साथ पर परागण कराया तो F1 पीढ़ी में उसे सभी पादप कैसे प्राप्त हुए बेटा? लंबे प्राप्त हुए। अच्छा, ये जो लंबे प्राप्त हुए ये शुद्ध नहीं है अब, क्योंकि ये पर परागण से है। ये शुद्ध पादप नहीं है, ये पर परागण से प्राप्त हुए हैं, याद कीजिएगा। फिर जब इन्हीं सभी लंबे पादप को, याद कीजिए, अब हम कराते हैं स्वपरागण। क्या कराते हैं?
स्वपरागण। मैंने आपको बताया था, याद करो, कि मेंडल ने F1 पीढ़ी पर परागण से प्राप्त की है, लेकिन उसके बाद की समस्त पीढ़ियां मेंडल साहब ने जो है बेटा वो स्वपरागण से प्राप्त की थी। अब ना कोई विपुंसन करना है, ना कोई थैलीकरण करना है, इन्हें आपस में ही क्या करने दें, आप परागण करने दें, मतलब इनके परागकण इन्हीं के वर्तिकाग्र पर गिरने दें और आपको कुछ नहीं करने देना है। समझ में आ गई बेटा बात। फिर इनसे जो बीज आपको मिलेंगे उन्हें उगाओ और उनकी लंबाई को नापो। तो याद करो, मैंने आपको बताया था कि इस बार दो तरह के पादप मिले, लंबे पादप भी मिले, याद करो, और साथ में हमें बौने पादप भी देखने को मिले, याद कीजिए। कुछ याद है कि नहीं है बेटा? क्लियर है? और इस पीढ़ी को हमने नाम दिया था F2 पीढ़ी। क्या नाम दिया था? F2। और लंबे और बौने पादप की संख्या जब हमने नापी थी तो लगभग लगभग अनुपात आया था 3:1। क्या आया था? 3:1। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, यहाँ तक सब समझ में आ गया? पक्का? तो ये है मेंडल साहब का एकल संकर संकरण, जो उन्होंने उद्यान मटर पे लंबाई के लक्षण को ध्यान में रखते हुए कराया। अब ये तो हुआ प्रयोग और ये उसके परिणाम हुए। अब इन परिणामों के आधार पर निष्कर्ष क्या निकला वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन परिणामों के आधार पर निष्कर्ष क्या निकला ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो अब आप बेटा बिल्कुल बुद्धि लगाएं, सारा ध्यान यहाँ पर फोकस कर दें। देखो, मेंडल साहब ने ये प्रयोग करा लिया, हमारे सामने है, परिणाम उनके सामने आ गए। अब हमारी तरफ मेंडल साहब भी इस प्रयोग को देख रहे हैं और अंदाज़ा लगा रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है। तो देखो मेंडल साहब के दिमाग में क्या आया। लंबा पादप लिया मैंने शुद्ध, फिर मैंने एक लिया शुद्ध बोना पादप। F1 पीढ़ी में बने सभी लंबे पादप, अर्थात ये सभी लंबे पादप अपने एक पैतृक से मैच खा रहे हैं, माता से, पिता से मैच नहीं खा रहे। चलो खा तो रहे, किसी ना किसी पैतृक से तो मैच खा रहे हैं। फिर इन्हीं F1 वालों को जब मैंने स्वपरागण कराया तो इसमें लंबे भी बने, बोने भी बने। सही बात है। तो उनके दिमाग में एक बात आई कि मैंने शुद्ध लंबा पादप लिया, शुद्ध बोना पादप लिया, सभी लंबे बने, सभी लंबों का स्वपरागण कराया तो लंबे भी बने, बोने भी बने। इसका मतलब या तो लंबा बन रहा है या बोना बन रहा है या दोनों बन रहे हैं। मतलब बन तो पैतृकों के जैसे ही रहे ना, किसी एक पैतृक से मैच खा रहे हैं या दोनों से मैच खा रहे हैं, पर संततियां पैतृक से मैच खा रही है, अर्थात संततियां जो है वो पैतृक से समानता दर्शा रही है। तो पहला निष्कर्ष वो क्या निकाल रहे हैं, देखो, इस प्रयोग के आधार पर कि संततियां जैसी भी बनी हो, लेकिन संततियां जो है वो पैतृकों के समान हैं। चाहे एक पैतृक के समान हो चाहे दोनों के समान हो, लेकिन समान तो बनी है। क्या ये बात सही है? पक्का? अब उनके दिमाग में ये आया कि अगर संततियां पैतृक के समान है तो फिर इसका कारण क्या है? आखिर पैतृकों ने संततियों को दिया क्या है? आखिर पैतृकों ने संततियों को दिया क्या है? तो बेटा आप थोड़े बहुत समझदार हैं। जैसे ये शुद्ध लंबा पादप है, इसको मादा पादप की तरह काम में लिया हमने, तो इसने अंड कोशिका दी होगी, जाहिर सी बात है, जिसे आप मादा युग्मक कहते हैं। सही बात है कि नहीं है बेटा? कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा तुम्हें दिखने में अच्छा लगेगा। चलो आ जाओ। तो ये जो लंबा पादप है जिसको हमने मादा की तरह इस्तेमाल किया, इसने मादा युग्मक दिया होगा जिसे आप अंड कहेंगे। सही बात है। शुद्ध बोना पादप जिसको आपने नर की तरह इस्तेमाल किया है, इसने नर युग्मक दिया होगा। सही बात है। जंतुओं के केस में इसको शुक्राणु बोलते हैं, याद करो। तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर संततियां पैतृक के समान क्यों हैं? तो उत्तर ये निकल कर आया क्योंकि पैतृकों ने संततियों को युग्मक दिए हैं। क्या दिए हैं? युग्मक। आज आप भी बने हैं तो शुक्राणु अंडाणु के निषेचन से ही बने हो ना। पिताजी से शुक्राणु आया है, माताजी से अंडाणु आया है। बिल्कुल सही है कि नहीं है? तो मेंडल साहब का दिमाग चला कि इसका मतलब संततियां पैतृकों से समानता इसलिए दर्शाती है क्योंकि पैतृकों ने संततियों को बनाने के लिए युग्मक दिए हैं। नर युग्मक दिया है, मादा युग्मक दिया है। सही बात है। अब सवाल ये उठता है कि युग्मक के अंदर ऐसा क्या है? युग्मक के अंदर ऐसा क्या है? अब देखो, उस जमाने में सन 1800 हम बात कर रहे हैं 65 की, तो बेटा उस जमाने में इतनी ज़्यादा खोज तो हुई नहीं थी। तो मेंडल साहब अंदाज़ा लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? अंदाज़ा। अब देखो अंदाज़ा क्या लगा रहे हैं मेंडल साहब, वो गौर करना।
मेंडल साहब ये अंदाजा लगा रहे हैं कि पैतृकों द्वारा संततियों को, सुनना गौर से, पैतृकों द्वारा संततियों को युग्मकों के अंदर कुछ ना कुछ, सुनना गौर से मेरी बात, कुछ ना कुछ ऐसा दिया जाता है, ऐसा दिया जाता है जिसके कारण से संततियां, क्या बेटा, संततियां पैतृकों के समान होती है, पैतृकों के समान होती है। क्या बात निकल कर आई, देखो कि पैतृकों ने माता पिता अपने बच्चे को क्या दिया है, युग्मक दिए हैं, और युग्मक के अंदर इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसके कारण से संततियां पैतृकों के समान होती है। अब सवाल ये उठता है कि कुछ ना कुछ क्या है, क्या युग्मक के अंदर हम झांक कर देख सकते हैं क्या? तो नहीं झांक कर देख सकते हैं। तो अब मेंडल साहब को ये समझ में नहीं आ रहा कि मैंने ये तो कह दिया कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है, पर वो कुछ ना कुछ क्या है ये तो पता ही नहीं है। तो मेंडल साहब ने अंदाज़ा लगाया, क्या लगाया, अंदाज़ा लगाया, और वो जो चीज़ है जिसे हम कह रहे हैं कुछ ना कुछ, है ना, समझना मेरी बात को, उस चीज़ को नाम दिया मेंडल साहब ने कारक। क्या नाम दिया बेटा? कारक, जिसे आगे जाकर कहा गया जीन। क्या कहा गया? जीन। तो अब आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि पैतृकों द्वारा संततियों को युग्मकों के अंदर कारक दिए जाते हैं जिसके कारण संततियां पैतृकों से समानता दर्शाती है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पैतृकों द्वारा संततियों को युग्मकों के अंदर जीन दिए जाते हैं जिसके कारण से संततियां पैतृकों से समानता दर्शाती है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? अर्थात अगर संततियां पैतृक के समान हैं तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कारक जिम्मेदार है, जीन जिम्मेदार है। हालांकि मेंडल साहब जानते नहीं थे कारक कौन है, जीन कौन है, बस कुछ ना कुछ तुक्का मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? क्योंकि उस जमाने में बेटा इतनी खोजें हुई नहीं थी, तो उनके सामने बहुत बड़ी दिक्कत थी कि अंदर झांक कर देखे तो देखे कैसे। अब उनके मन में तीसरा एक सवाल उठा। अब वो तीसरा सवाल क्या है वो आप गौर से सुनना बेटा। सवाल ये है कि ये मादा पादप है, इसने एक युग्मक दिया, ये नर पादप है, इसने भी एक युग्मक दिया। अगर मैं लंबाई के लक्षण की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? लंबाई के लक्षण की बात कर रहा हूं, तो ये जो मादा पादप है, ये जो मादा पैतृक है, इसने कम से कम लंबाई का एक जीन तो अपनी इस संतान को दिया होगा, सही बात है। और ये जो नर पादप है, इसने भी कम से कम लंबाई का एक जीन तो अपनी संतान को दिया होगा, सही बात है कि नहीं है? तो अब देखना, सुनना गौर से, अगर इस वाले पैतृक से, मादा पैतृक से लंबाई का एक जीन इस F1 के पास आया और नर पैतृक से भी लंबाई का एक जीन इस पैतृक के पास आया, तो इसका मतलब F1 के पास तो फिर दो जीन हो गए। समझ में आई बेटा बात? दो जीन में से एक जीन कहां से मिली है? नर पैतृक से मिली है, और एक जीन कहां से मिलती है? जो है मादा पैतृक से मिली है। तो सुनो अगली बात, मेंडल साहब क्या कह रहे हैं कि पैतृक प्रत्येक लक्षण के लिए कम से कम, सुनना गौर से, कम कम एक जीन, या जिसे वो कारक कहते हैं, अपनी संतति को देते हैं, अपनी संतति को देते हैं। अब बेटा एक पैतृक ने एक भी दिया तो संतति के पास तो दो हो गए। अब अगर संतति के पास दो है तो इसका मतलब पैतृकों के पास भी दो रहे होंगे, क्योंकि जो आज पैतृक है वो भी तो कभी संतति होगा, अपने माँ बाप से बना होगा ना। तो ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है जो मेंडल साहब के दिमाग में आया कि यार अगर F1 के पास एक जीन पिता से आई, एक जीन माता से आई, तो F1 के पास तो दो जीन हो गई। अब अगर F1 के पास दो जीन है, इसका मतलब इसके पैतृकों के पास भी कितनी जीन होगी? दो जीन होगी, क्योंकि ये भी तो अपने माँ बाप से ही बने हैं। इसका मतलब जीन या कारक जो है वो दो होते हैं, जोड़े में होते हैं।
समझ में आई बेटा बात? जैसे मान लो ये इसके पास ये 2 थे, इसके पास ये 2 थे, तो एक इसने दे दिया, एक इसने दे दिया, इसके पास वापस से कितने हो गए? 2 हो गए। समझ में आई बेटा बात कि नहीं आई? इसका मतलब लंबाई के लक्षण को निर्धारित करने वाले नर के पास 2 जीन है और मादा के पास 2 जीन है, दोनों ने उसमें से एक एक दे दिया, तो अपनी संतति के पास भी 2 हो गए। इसका मतलब जीन या कारक सदैव 2 होते हैं, जोड़े में होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो सुनो गौर से, प्रत्येक लक्षण के लिए कारक सदैव जोड़ों में होते हैं। किस में होते हैं? जोड़े में होते हैं। ये देखो क्या मेंडल साहब जोरदार निष्कर्ष निकाल रहे हैं। देखो आप निकाल रहे कि नहीं निकाल रहे? तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि कारक सदैव जोड़े में होते हैं। F1 के पास भी 2 है और पैतृकों के पास भी 2 है, लेकिन उन्होंने दिया एक एक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पैतृक के पास 2-2 थे तो युग्मक जब बनाए तो 1 दे दिया। इसका मतलब यह है, सुनना मेरी बात गौर से, सुनो गौर से। जैसे ये 2 कारक थे तो एक युग्मक बना तो एक कारक इधर चला गया, दूसरा कारक इधर चला गया। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब यह है कि जोड़े के दोनों कारक जो हैं जब युग्मक बनते हैं तो एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा? अब ये भी एक युग्मक है और ये भी एक युग्मक है। समझ में आई बेटा बात? क्योंकि पृथक होंगे तभी तो संततियों के पास जाएंगे। अगर पृथक नहीं हुआ तो जोड़े का जोड़ा चला जाएगा। अब जोड़े का जोड़ा अगर चला गया बेटा तो नर ने भी 2 दे दिए, मादा ने भी 2 दे दिए, तो औलाद के पास तो 4 हो गए। तो पृथक करना जरूरी है। अर्थात जोड़े के दोनों कारक जो होते हैं वो जब युग्मक बनाते हैं, क्या बनाते हैं? युग्मक बनाते हैं तो पृथक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा? पृथक हो जाते हैं। ये जो कारक हम पढ़ रहे हैं, ये जो जीन हम पढ़ रहे हैं, इन्हें अंग्रेजी भाषाओं के जो प्रतीक चिन्ह होते हैं, अल्फाबेट, उनके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण के तौर पे जो प्रभावी है, और हम पादप की ऊंचाई का अध्ययन कर रहे हैं। किसका अध्ययन कर रहे हैं? ऊंचाई का अध्ययन कर रहे हैं। तो हम प्रभावी वाले को बोल सकते हैं कैपिटल टी और बौने वाले को बोलेंगे स्मॉल टी। क्या बोलेंगे? स्मॉल टी। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि कारक जोड़े में होता है तो इसके पास 2 कैपिटल टी हैं, इसके पास 2 स्मॉल टी हैं, ध्यान रखना। समझ में आ गई बेटा बात? टी यहां पर क्या है? लंबेपन के कारक को जो है बेटा दर्शा रहा है। कैपिटल वाला प्रभावी को दर्शा रहा है, स्मॉल टी वाला अप्रभावी को दर्शा रहा है। 2 क्यों लिखे हैं? क्योंकि जोड़े में है। समझ में आ गई बेटा मेरी बात? तो अगर मादा वाले ने कैपिटल टी दिया है और नर वाले ने स्मॉल टी दिया है तो फिर F1 के पास तो क्या क्या बन गया? कैपिटल टी और स्मॉल टी बन गया। समझ में आई बेटा मेरी बात कि नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर पैतृक के पास 2 कारक हैं तो जब वो युग्मक बनाता है तो जोड़े के दोनों कारक पृथक हो जाते हैं इस तरह से और युग्मकों में चले जाते हैं। और देखो ये लो, ऐसे ले सकते हो, ये लीजिए, ये 2 युग्मक बन गए। बात समझ में आई बेटा कि नहीं? अगर ये कॉम्बिनेशन है और ये आगे जाके युग्मक बनाए, क्या बनाए? युग्मक, तो एक ये बनेगा, ध्यान रखना, और एक ये बनेगा। अर्थात ऐसी कोई प्रक्रिया है जिसके द्वारा युग्मक बनते समय जोड़े के दोनों कारक पृथक हो जाते हैं। अब उन भाई साहब को नाम तो आया नहीं कि ये प्रक्रिया कौन सी है, तो इन्होंने कहा कि आगे जाके ऐसी एक प्रक्रिया खोजी जाएगी जिससे हमें यह पता पड़ेगा कि जोड़े के दोनों कारक पृथक कैसे होते हैं। उस समय उस प्रक्रिया का वो नाम नहीं बता पाए। आगे जाके उसी प्रक्रिया को कहा गया अर्धसूत्री विभाजन। क्या कहा गया बेटा? अर्धसूत्री विभाजन। नाम में ही उत्तर है। क्या है बेटा? आधे रह जाए गुणसूत्र, उसे कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। तो इन्होंने कहा कि एक ऐसी प्रक्रिया आगे जाके खोजी जाएगी जिससे पैतृकों में जो जोड़े के दोनों कारक होते हैं वो युग्मक बनते समय पृथक हो जाते हैं। समझ में आई बेटा बात? और पृथक होने के बाद उनमें से एक एक कारक जो है वो युग्मक में जाता है और युग्मक फिर आगे जाके निषेचन करके वापस से संतति बना लेते हैं और संतति में वापस जोड़ा बन जाता है। क्योंकि एक कहाँ से आया? एक पैतृक से, दूसरा कहाँ से आया? दूसरे पैतृक से। क्या आपको ये समझ में आ गया बेटा? तो अब मेरी बात बड़ी गौर से सुनना।
मैंने क्या क्या बताया आपको कि लक्षणों के लिए जिम्मेदार कुछ ना कुछ तो है जो युग्मक के अंदर है, उस कुछ ना कुछ को जीन या कारक नाम दिया। समझ में आई बेटा बात? वो जोड़े में होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। जब युग्मक बनते हैं तो वो जोड़े से पृथक हो जाते हैं, सही बात है। अब काम की बात सुनना, सुनो मेरी बात बहुत गौर से। युग्मक निर्माण के दौरान जोड़े के दोनों कारक, सुनना मैं लिख देता हूं तुम्हारे लिए, सुनो मेरी बात गौर से। युग्मक निर्माण के दौरान जोड़े के दोनों कारक पृथक होकर युग्मकों में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? युग्मकों में चले जाते हैं, और इसे ही कहा जाता है पृथक्करण का नियम। क्या कहा जाता है बेटा? पृथक्करण का नियम। ये लीजिए, मैंने पहला नियम आपको समझा दिया है। क्या समझा दिया है बेटा? पहला नियम कि युग्मक निर्माण के दौरान जोड़े के दोनों कारक पृथक हो जाते हैं, और जोड़े के दोनों कारकों का पृथक होना ही क्या कहलाता है? पृथक्करण का नियम कहलाता है। ये आपके सामने मेंडल का पहला नियम हाजिर है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? अच्छी तरह से समझ में आ गई? ठीक है। अब मेंडल साहब और क्या सोच रहे हैं, सुनो मेरी बात बहुत गौर से। मेंडल साहब सोच रहे हैं, मैंने शुद्ध लंबा पादप लिया और शुद्ध बोना पादप लिया। लंबेपन का कारक भी है इनके पास, बोनेपन का कारक भी है। जब दोनों का पर परागण मैंने कराया तो F1 पीढ़ी में सारे लंबे बने, जबकि जो नर पादप है उसके पास बोनेपन का कारक था, और उसने भी युग्मक तो दिया ही होगा, युग्मक दिया होगा अर्थात उसने बोनेपन का कारक भी दिया होगा। अर्थात F1 पीढ़ी के पास, किसके पास? F1 पीढ़ी के पास लंबेपन का कारक भी है, बोनेपन का कारक भी है, लेकिन फिर भी ये सिर्फ लंबा ही क्यों है? सोचो, देखो कितना इंपॉर्टेंट बात सोच रहे हैं। लंबेपन की हाइट कितनी है? 44 सेंटीमीटर। बोनेपन की हाइट कितनी बताई मैंने? 22 सेंटीमीटर। F1 जो बना उसकी हाइट कितनी आई? 44 सेंटीमीटर। अब देखो मेंडल साहब क्या सोच रहे हैं कि F1 के पास दोनों पैतृकों से युग्मक आए हैं। F1 के पास दोनों पैतृकों से क्या आए हैं? युग्मक आए हैं। मैं आपके लिए नया बनाता हूं, देखो शायद थोड़ा सा खिचड़ी हो जाएगा तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। एक ये पैतृक है, एक ये पैतृक है, सही बात है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, इसने ये वाला युग्मक दिया होगा, इसने ये वाला युग्मक दिया होगा, और ये बन गया, सही बात है। ये कौन है? F1 है। कौन है बेटा? F1। ये दिखने में कैसा है? लंबा पादप है। ये दिखने में कैसा पादप है? बोना पादप है। ये दिखने में कैसा पादप है? लंबा पादप है। लेकिन ये कैसा है? शुद्ध लंबा है। ये कैसा है? शुद्ध बोना है। यहाँ लिख देता हूँ, चलो, शुद्ध बोना है। इसकी हाइट कितनी है? 44 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी है? 22 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी है? 44 सेंटीमीटर। अब सुनो मेंडल साहब क्या कह रहे हैं कि यार इस वाले पैतृक ने भी लंबेपन का कारक दिया, इस वाले पैतृक ने बोनेपन का कारक दिया, तो F1 के पास तो दोनों कारक आए। जब दोनों कारक आए तो दोनों का प्रभाव आना चाहिए था। ये तो हाइट 44 दिखा रहा है, और 44 हाइट तो लंबेपन के कारक की है, बोनेपन के कारक की हाइट तो आई नहीं। अगर इसकी हाइट 33 सेंटीमीटर आती, 33, तो हमें लगता कि दोनों प्रभाव दर्शा रहे हैं। अगर इसकी हाइट 22 सेंटीमीटर आती तो हमें लगता बोना अपना प्रभाव दर्शा रहा है, लेकिन लंबा वाला अपना प्रभाव नहीं दर्शा रहा। आखिर ये हो क्या रहा है? आखिर ये हो क्या रहा है? जब इसके पास दोनों कारक आए तो एक ही कारक अपना प्रभाव क्यों दर्शा रहा है, दूसरा कारक अपना प्रभाव क्यों नहीं दर्शा रहा? तो फिर उनके दिमाग में एक बात चली कि इसका मतलब ये है कि इसमें ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी हमने बना रखा है ना, इसके अंदर कैपिटल टी वाला कारक जो है वही अपना प्रभाव दर्शा रहा है, स्मॉल टी वाला कारक अपना प्रभाव नहीं दर्शा रहा। अर्थात कैपिटल टी वाला कारक स्मॉल टी वाले कारक पर प्रभावी है। सुनना मेरी बात गौर से, ये कौन सा कारक है? प्रभावी कारक है। ये कौन सा कारक है? अप्रभावी कारक है। देखो, यहां पर तो दोनों ही कारक समान हैं, तो यहां तो दिक्कत है ही नहीं, लंबा ही रहेगा।
यहाँ पर दोनों कारक समान है, देखो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, बोना रहेगा। दिक्कत तो इसमें है क्योंकि यहाँ दोनों कारक असमान है। तो सवाल ये उठता है कि जब असमान कारक का जोड़ा बनता है, क्या बनता है, असमान कारक का जोड़ा बनता है, तो उसमें से एक ही कारक अपना प्रभाव दर्शाता है, दूसरा कारक अपना प्रभाव नहीं दर्शाता है। जो कारक अपना प्रभाव दर्शाता है उसे प्रभावी कारक कहते हैं, जो कारक अपना प्रभाव नहीं दर्शाता है उसे अप्रभावी कारक कहते हैं, और इसे ही प्रभाविकता का नियम कहते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? वापस बोलूं, सुनो। असमान कारकों के जोड़े में जो कारक अपना प्रभाव दर्शाता है उसे प्रभावी कारक कहते हैं, जो कारक अपना प्रभाव नहीं दर्शाता है उसे अप्रभावी कारक कहते हैं, और इसे ही प्रभाविकता का नियम कहते हैं। ध्यान रखिए, ये आपको याद करना है। तो एक नियम यहां से मेंडल भाई साहब ने और निकाल लिया, और उस नियम का नाम क्या है बेटा, बताओ? उस नियम का नाम है प्रभाविकता का नियम। तो एक तो उन भाई साहब ने कहा कि जब युग्मक बनते हैं तो जोड़े के दोनों कारक पृथक हो जाते हैं, इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं, याद करो। और असमान कारकों के जोड़ों में एक कारक ही अपना प्रभाव दर्शाता है, दूसरा अपना प्रभाव नहीं दर्शाता है, और इसे ही क्या कहा जाता है बेटा, प्रभाविकता का नियम कहते हैं। तो मेंडल ने एकल संकर संकरण से दो नियम निकाले बेटा। कितने नियम निकाले? दो। एक था पृथक्करण का नियम और एक था बेटा प्रभाविकता का नियम। छोटे मोटी बातें और निकाली कि लक्षणों के लिए कारक जिम्मेदार होते हैं, कारक जोड़े में होते हैं, युग्मक बनते समय कारक पृथक हो जाते हैं। क्या आपको ये कुछ बातें समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है बेटा, पक्का? अब एक बात और सुनना, कुछ चीज़ें और बताता हूँ मैं आपको। देखो, एक होता है लक्षण प्रारूप, एक होता है जीन प्रारूप। क्या होता है? जीन प्रारूप। सुनना मेरी बात गौर से। बाहर से दिखने में कैसा है उसे लक्षण प्रारूप कहते हैं, अंदर से कारक कौन से हैं उसे जीन प्रारूप कहते हैं। सुनना गौर से। जैसे इसको देखो, ये मैंने क्या लिखा, कैपिटल टी, तो ये मैंने लिखा है जीन प्रारूप। लेकिन ये दिखने में कैसा है, लंबा है, तो लंबा लिखना इसका लक्षण प्रारूप है, टी और टी लिखना इसका जीन प्रारूप है। जैसे मैंने ये लिखा टी और टी, तो मैंने कारक लिखे, ये इसका जीन प्रारूप है। लेकिन ये दिखने में कैसा है, बोना, तो अगर मैं बोना लिखता हूं तो मैं इसका लक्षण प्रारूप लिख रहा हूं, अगर मैं टी और टी लिखता हूं तो मैं इसका जीन प्रारूप लिख रहा हूं। ध्यान रखना। ऐसे इसको देखो, अगर मैं टी और टी लिख रहा हूं तो ये जीन प्रारूप है, ये दिखने में कैसा है, लंबा, अगर मैं लंबा लिख रहा हूं तो ये लक्षण प्रारूप है। अगर ये आपको बात समझ में आ गई तो फिर यहां देखो, हमने इसको इससे क्रॉस कराया और ये बना, सही बात है। इसको हमने नाम दिया F1 पीढ़ी, और ये सब के सब क्या हैं, लंबे हैं, टॉल है, सही बात है। फिर इसका हम क्या कराते हैं, स्वपरागण। क्या कराते हैं बेटा, स्वपरागण, मतलब इसको इसी के साथ कराएंगे, है ना। अब स्वपरागण कैसे कराते हैं, सुनना। स्वपरागण का मतलब है ये दो तरह के युग्मक बनाएगा, एक ये वाला और एक ये वाला। लेकिन ये दो तरह के नर युग्मक बनेंगे, दो तरह के मादा युग्मक भी तो बन सकते हैं। तो ये दो तरह की प्रायिकता है, ये दो तरह के नर युग्मक बना सकता है, दो तरह के मादा युग्मक बना सकता है, स्वपरागण के केस में, ध्यान रखना। अब इसको कैसे भरते हैं, एक बार ये कैपिटल टी इस टी के साथ, एक बार ये कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ, एक बार ये कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ, और एक बार ये इसके साथ। समझ में आ गई बेटा मेरी बात? अब गौर से देखना, ये मैंने टी और टी लिखा, ये इसका जीन प्रारूप है, ये इसका जीन प्रारूप है, ये इसका जीन प्रारूप है, ये इसका जीन प्रारूप है। इस आधार पर ये तीन प्रकार के हैं, एक ये है, दो ये हैं, और एक ये है। गौर से देख लो आप, यही तो है, सही बात है कि नहीं है। तो टी और टी लिख रहे हैं, इसका मतलब ये अपन क्या लिख रहे हैं, इसका जीन प्रारूप अनुपात। तो मेंडल के एकल संकर संकरण में F2 पीढ़ी का, ये कौन सी पीढ़ी है, F2 पीढ़ी का जीन प्रारूप अनुपात कितना आता है, 1:2:1। लेकिन अगर आप गौर से देखें, ये दिखने में कैसा है, लंबा है, ये दोनों दिखने में कैसे हैं, लंबा है। तो लंबे कितने हो गए, 3, और बोना कितना है, 1। सही बात है कि नहीं है। तो बोना 1, लंबे 3, इसका मतलब लंबे और बोने का अनुपात कितना आया, 3:1, और ये इसका हो गया लक्षण प्रारूप अनुपात। क्या हो गया बेटा,
लक्षण प्रारूप अनुपात। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ गई? तो F2 पीढ़ी में जब स्वपरागण कराते हैं तो इस तरह से दो प्रकार के नर युग्मक बनने के चांस होते हैं, दो प्रकार के मादा युग्मक बनने के चांस होते हैं। इस तरह से बॉक्स बना के कर सकते हो। बॉक्स बना के करने की इच्छा ना हो तो एक तरीका और है, जब आप इसको इसी से कराते हैं स्वपरागण तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस केस में दो युग्मक बनाएगा। सही बात है, ये इसके दो प्रकार के नर युग्मक और ये दो प्रकार के मादा युग्मक। सही बात है। अब एक बार इसको इससे करा देना, समझ में आई बेटा बात? एक बार आप इसको इससे करा देना, समझ में आई बेटा बात? एक बार इसको इससे करा देना और एक बार आप इसको इससे करा देना, तो देखो वही बना घूम फिर के। लेकिन बॉक्स बनाना क्या होता है, आसान होता है। अब बॉक्स में टी और टी का अनुपात हमने निकाला तो वो कितना आया, 1:2:1। यह है मेंडल के एकल संकर संकरण की F2 पीढ़ी का जीन प्रारूप अनुपात। और जब इनको बाहर से देखा तो लंबे निकले 3, बौना निकला 1। यह है मेंडल के F2 पीढ़ी का लक्षण प्रारूप अनुपात। तो ये बेटा आज आपने मेंडल का एकल संकर संकरण मुझसे समझ लिया है। क्लियर? प्रभाविकता का नियम मैंने आपको बता दिया, पृथक्करण का नियम मैंने आपको बता दिया, और ये क्रॉस कैसे किया, इससे क्या क्या निष्कर्ष निकले, ये सब मैंने आपको बता दिया है। आप इसे अपनी पुस्तक से पढ़ें, समझने की कोशिश करें। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद बेटा।